हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था 6 जून, उसका इंग्लिश पार्ट। तो इसमें हम कितने क्वेश्चंस करेंगे? हम इसमें 15 क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा अनसीन पैसेज है वो हम इसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटोनिम मतलब अपोजिट, तो हमें अपोजिट बताना है। किसका? रेवरी का। ऑप्शंस आर रियलिटी, एम्बॉडीमेंट, बेम्यूजमेंट एंड फोर्थ वन इज विजन। तो लेट अस फर्स्ट सी द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। फर्स्ट वन इज रेवरी। रेवरी का क्या मतलब है? अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट्स, अ डे ड्रीम, मतलब सपनों में खोए रहना। रियलिटी तो आपको पता ही है, वास्तविकता। द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अ टेंजिबल और विजिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। मतलब जो हमारे पास आइडिया था, हमने उसको क्या कर दिया? हम उसको यथार्थ में ले आए, तो उसे हम बोलेंगे एम्बॉडीमेंट। बेम्यूजमेंट मतलब कन्फ्यूजन, द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फ्यूज्ड और पजल्ड। विजन का मतलब है आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी हो, उसके एक एक चीज़ आपको क्लियरली पता हो। हम क्या बोलेंगे? मेंटल इमेज, किसी भी चीज़ की मेंटल इमेज। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम। तो यहाँ पे हमसे पूछे रेवरी का अपोजिट। रेवरी मतलब हमने देखा डे ड्रीम करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? रियलिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं और इसे हमें करेक्ट ऑर्डर में पैराग्राफ बनाना है। फर्स्ट वन इज द इंटरप्ले बिटवीन सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स क्रिएट्स अ डायनामिक टेंशन इन द टेक्स्ट. The structure of a sentence can often contradict or complicate its surface meaning. देखो, ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। ये इंटरप्ले की बात करें, लेकिन पहले उसकी कुछ भूमिका तो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारा डिलीट हो गया ऑप्शन। फिर देखते हैं तो सी, स्किल्ड राइटर्स एक्सप्लॉइट दिस, यहाँ पे एक वर्ड आया दिस, डिसोनेंस टू क्रिएट आयरनी, एम्बिग्विटी और डीपर लेयर्स ऑफ सिग्निफिकेंस. डी, फॉर इंस्टेंस, a long convoluted sentence might be used to describe simplicity, creating a subtle contrast. तो इसका मतलब ये जो दिस आया, ये किसी के लिए आया? या तो अब वो मतलब वो किसके लिए आया है? वो आया है इसके लिए। ये जो लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंस है ना, इसका यूज़ करते हैं स्किल्ड राइटर्स। ठीक है, तो ये हो गया डी सी। फिर मैंने बताया ए तो फर्स्ट पे आ ही नहीं सकता, तो बी ए डी सी इज द राइट आंसर. Question number 3, select the most appropriate option to fill in the blank. His dedication to the project ensured that every detail was meticulously addressed. उसकी कैसे डेडिकेशन ने, प्रोजेक्ट की तरफ के कैसी डेडिकेशन ने ये इंश्योर किया कि हर एक जो डिटेल है उस पर बहुत अच्छे से काम किया जाए. तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग क्या है? हैफाजर्ड का क्या मतलब है भाई? हैफाजर्ड मतलब रैंडम. हैफाजर्ड मतलब रैंडम, रेगुलर जो ना हो, रैंडम. ठीक है. अनवेवरिंग, नॉट चेंजिंग, स्टेडी, फर्म. डिटरमाइंड, नॉट चेंजिंग. सुपरफिशियल मतलब जो ऊपरी ऊपरी हो. ठीक है. सुपरफिशियल मतलब जो सिर्फ ऊपर से हमें ऊपरी ऊपरी दिख रहा हो, मतलब शैलो. कंसर्न ओनली विथ सरफेस अपीयरेंस. ठीक है. इरेटिक का क्या मतलब होता है? जिसको हम प्रेडिक्ट ना कर पाए. अनप्रिडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट, मतलब जो एक जैसा ना चलता हो. इरेगुलर. तो आप बताइए डेडिकेशन कैसा होगा? अनवेवरिंग, फर्म, डिटरमाइंड. इसी डेडिकेशन के साथ ही तो कोई काम जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा. तो अनवेवरिंग इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम. सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग.
डिसीज का मतलब होता है जो व्यक्ति मर गया हो, डिसीज। तो यहाँ पे जो क्या दिख रहा है, डेड, अनवेल, मिसप्लेस, एक्सटेंडेड। तो आंसर क्या आएगा, डेड। डेड का मतलब हमें पता हुआ, मरा हुआ। Question number 5. Select the most appropriate option to fill in the blank. The philosopher was known for his dash insights, which challenged the conventional understanding of ethics. तो यहाँ पे हमें कैसा वर्ड चाहिए, द फिलोसफर वॉज नोन फॉर हिज डैश इंसाइट्स विच चैलेंज द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स। मतलब एक ऐसा इंसाइट चाहिए जिससे जो पुरानी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, उनको चैलेंज किया गया, मतलब बहुत डीप इंसाइट। तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है वो चेक करते हैं। फर्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है भाई, ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन, अननोन, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, हिडन। तो ये तो हो ही नहीं सकता। हिडन इनसाइट्स कैसे हो सकते हैं, सुपरफिशियल, अभी देखा था हमने। शैलो, जो सिर्फ सरफेस से रिलेटेड हो। वेग, वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। और प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है, डीप। प्रोफाउंड का मतलब वेरी डीप, थॉटफुल। तो अब आप बताइए कैसे इंसाइट्स होंगे, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। सेंटेंसेज और पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, सेम टू सेम है। अब हमें क्या करना है, एक करेक्ट पैराग्राफ बनाना है। डेलिब्रेट रीड कर रहे हैं हम ए बी सी डी को। ए, द डेलिब्रेट फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रोनोलॉजी सर्व्स टू हाइटन टेंशन एंड मेंटेन रीडर एंगेजमेंट। Non-linear narrative structures challenge traditional concepts of time and causality in prose. C. Be strategically revealing or withholding information. Authors can manipulate the reader's understanding and expectation. D. Flashbacks, flash forwards, and parallel timelines become tool for crafting a multi-dimensional story. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत है कि फर्स्ट पर कौन सा सेंटेंस आएगा। दिस से तो होएगा ही नहीं भाई, दिस तो बाद में ही आएगा ना, किसी और के बारे में जब हम बात करेंगे। तो ए तो हो ही नहीं सकता, राइट, ए हो ही नहीं सकता। उसके बाद सी, बाय स्ट्रेटेजिकली रिवीलिंग, नहीं, ये भी बाद में ही आएगा। अब बचे बी और डी। नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर चैलेंज ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड कैजुअलिटी इन प्रोज, बी। और फिर डी है फ्लैशबैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड्स एंड पैरेलल टाइमलाइंस बिकम द टूल फॉर क्राफ्टिंग अ मल्टी डायमेंशनल स्टोरी। अब आप बताइए पहले बी करेंगे या डी, पहले बी ही आएगा। पहले प्रोज की बात हो रही है, उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लैश बैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड्स, है ना। तो पहले आएगा बी, फिर डी। तो बी डी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सेकंड में। अगर डी भी नहीं सोचते, सिर्फ बी से भी हमारा पता चल जाता है, ठीक है ना। बी डी फिर ए सी, यहाँ पे दिख ही रहा है वो हमें, ठीक है। दिस डेलिबरेटली बी डी, डी में जो फ्लैश फॉरवर्ड की बात हुई है उसको ए और एक्सप्लेन कर रहे थे। इस डेलिबरेट फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रोनोलॉजी, कौन सी क्रोनोलॉजी, फ्लैशबैक, फिर फ्लैश फॉरवर्ड और पैरेलल टाइमलाइन, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट कौन सा है, एक्सट्रीमली एंग्री, वाज एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। व्हेन शी फाउंड आउट द ट्रूथ शी वॉज एक्सट्रीमली एंग्री विद ऑल हर स्टूडेंट्स। देखिए, एंग्री के लिए कौन सा कलर होता है, आपको पता है एंग्री के लिए कौन सा कलर होता है, रेड, है ना। व्हाट्सएप में भी जब हम एंग्री वाला इमोजी भेजते तो वो बिल्कुल लाल होता है ना, और ऐसे ऐसे मतलब। तो यहाँ पे आपको रेड वाला कुछ दिख रहा है, यस। तो सो रेड इज़ द राइट आंसर। लेकिन साथ में अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इन सब के मीनिंग भी हम देख लेते हैं। वाज ग्रीन विद एनवी, एनवी का क्या मतलब है, मतलब टू फील जेलस, है ना, जेलस फील करना। सो रेड मतलब एंग्री। फेल्ट ब्लू, फेल्ट ब्लू का क्या मतलब है, फेल्ट ब्लू का मतलब है टू फील सैड, टू फील सैड और डिप्रेस्ड, ठीक है। ये सब क्या है, ये हैं इडियम्स, मुहावरे। तो हमें ये बताना था वाज एक्सट्रीमली एंग्री की जगह कौन सा मुहावरा आएगा। वाज ओवर द मून, ओवर द मून का क्या मतलब है, जब आप बहुत खुश होते हो कहते हैं चांद तक चला जाऊंगा। तो जब आप बहुत खुश होते हो तभी कहते हो भाई तेरे लिए मैं चांद से भी ले आऊँगा या चांद भी ले आऊँगा, है ना। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी और डिलाइटेड, ओवर द मून मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी और डिलाइटेड।
Question number 8. Select the option that can be used as a one-word substitution for the given group of words. Quick in noticing, understanding और judging things accurately. मतलब जो चीज़ों को जल्दी से नोटिस कर ले, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग थिंग्स एक्यूरेटली, चीज़ों को अंडरस्टैंड और जज कर ले बिल्कुल एक्यूरेटली. उस वर्ड को हम क्या मतलब क्या बोलेंगे? इनएफेबल. इनएफेबल क्या होता है? मतलब जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सके. इनडिस्क्राइबेबल. इन डिस्क्राइबेबल है ना, जिसको डिस्क्राइब ना कर सके. प्रिकेरियस. प्रिकेरियस का मतलब होता है जो इनसिक्योर हो या जो डेंजरस हो. इनसिक्योर, डेंजरस, जो अनस्टेबल हो. अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल हो. पर्सपिकेशियस. पर्सपिकेशियस का मतलब होता है मेंटली शार्प और परसेप्टिव. अगर कोई मेंटली शार्प होगा तो वो नोटिस भी जल्दी करेगा. इसका मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर. मेंटली शार्प और परसेप्टिव ठीक है. लैंग्विड. लैंग्विड का क्या मतलब होता है? लैंग्विड का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी. लैकिंग. देखो मैं आपको सारे मीनिंग क्यों बता रही हूँ, ताकि अभी अभी हमने ऊपर देखा था. अच्छा पहले ये लिख लेते हैं. लैकिंग एनर्जी और एंथुसियाज्म, है ना. तो इसका मतलब उन्होंने बोला क्विक नोटिसिंग, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग थिंग्स एक्यूरेटली. तो वो कौन कर पाएगा? जो मेंटली शार्प हो, जो चीज़ों को समझ सके. परसेप्टिव. परसेप्टिव का मतलब होता है जो चीज़ों को समझ सके. तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर. अब देखिए ऊपर शैलो मतलब सुपरफिशियल वर्ड 2 टाइम्स आ चुका है अभी तक, है ना. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये देखो रिपीट होते ही होते हैं. ये जब हमें पता होंगे ना तभी हम इनको यूज़ कर पाएंगे. नहीं पता होंगे तो फिर यूज़ कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom और phrase that can substitute the underlined segment. underlined segment क्या है? Children often end up being similar to their parents. इसके लिए आपका कौन सा idiom आएगा? ये सारे क्या लिखे हैं? These are all idioms. तो फर्स्ट वन इज, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. मीराज पैशन फॉर म्यूजिक मिरर्स हर मदर्स. ट्रूली चिल्ड्रन ऑफन एंड अप बीइंग सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ऑप्शन वन. द ट्रीज दैट आर स्लो टू ग्रो बियर द बेस्ट fruit. An apple doesn't fall far from the tree. You must grow where you are planted. A tree is known by its fruit. The tree that are slow to grow bear the best fruit. इसका क्या मतलब है? Good things take time to develop. मतलब अच्छी चीज़ें होने में समय लगता है. Good things take time to develop. राइट. एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. मतलब एक एप्पल अपने ट्री से ज़्यादा दूर नहीं गिरता. अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को रिजेंबल करते हैं, उनके कैरेक्टर को रिजेंबल करते हैं. राइट. तो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर. थर्ड का मीनिंग भी देख लेते हैं. यू मस्ट ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड. मतलब हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का यूज़ करके आगे बढ़ना चाहिए. तो थर्ड का क्या मतलब होगा? यू शुड मेक द बेस्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसिस. अब मैं जब लिख रही हूँ ना तो वीडियो को पॉज कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. सो यू मस्ट ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड का क्या मतलब है? यू शुड मेक द बेस्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसिस. अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट. इसका क्या मतलब है? लोगों को हम कैसे जानते हैं? उनके एक्शंस के द्वारा. अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट्स में पीपल आर जज्ड बाय देयर एक्शंस और रिजल्ट्स. क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स. आर्टिकल कौन से होते हैं? ए, एन और द. इसमें से कौन सा आएगा? देखो ए किसके साथ आता है? नॉन वोवल साउंड्स के साथ. मैंने वर्ड बोला साउंड, आपको साउंड देखनी है, क्या लिखा है वो नहीं देखना. एन किसके साथ आता है? वोवल साउंड के साथ. और द किसके साथ आता है? पर्टिकुलर चीज़ों के साथ. द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डैश अनएक्सपेक्टेड आउटकम दैट पजल द साइंटिस्ट. तो इसमें क्या आएगा? नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. द, ए या एन? क्या आएगा? देखो
ये पर्टिकुलर तो है नहीं, आउटकम जो है वो पर्टिकुलर तो है नहीं, ये तो जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट आ रहा है वही है। जब इसकी बात दोबारा होती तब आता है द, लेकिन अब ये अनएक्सपेक्टेड कैसे साउंड आ रही है, अन, तो द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन एन unexpected outcome that puzzled the scientist. So fourth one is the right answer. Question number 11. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The dash the husband dash the wife took the वो मतलब कस में ली, तो कस में दोनों ही लेंगे है ना, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने कस में ली, तो बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ टुक द वो. Question number 12. Select the most appropriate article to fill in the blanks. If no article is required, select no article required. The professor introduced dash groundbreaking concept in her recent publication. अब द तो आएगा नहीं. द प्रोफेसर इंट्रोड्यूस्ड कैसा ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, अ. अब ये कौन सी साउंड है, नॉन वोवल साउंड है, तो क्या आएगा अ. द प्रोफेसर इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट इन हर रिसेंट पब्लिकेशन. Select the option that can be used as one word substitution. A shelter for dogs. डॉग्स के जो शेल्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हमें पता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैनल. चलिए तो अब हम बाकी इन तीन का भी मीनिंग देख लेते हैं. पेन, पेन का क्या मतलब है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक फार्म में, मतलब जहाँ पर क्या होते हैं, एक मतलब बाड़ा वाला एरिया, बाड़ा मतलब जहाँ पे चारों तरफ क्या बोलेंगे एनक्लोजर कर रखा है, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेन. उसमें मेनली ये किसके लिए होता है, ये फार्म एनिमल्स के लिए होते हैं, जैसे कि पिग्स और शिप. तो हम क्या बोल सकते हैं, एन. तो पेन का मतलब होता है एन एनक्लोजर फॉर एनिमल्स, टिपिकली फार्म एनिमल्स लाइक पिग्स, शीप और पिग्स, शीप एक्सेट्रा. आउट हाउस, आउट हाउस का क्या मतलब होता है भाई, एक मेन बिल्डिंग के बाहर जो एक घर बना दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउट हाउस. तो इसका तो मतलब इसका कोई स्पेशल ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, वो किसी के रहने के लिए नहीं होता. मतलब आउट हाउस का मतलब है मेन बिल्डिंग के बाहर जो एक छोटा सा घर बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड आउट हाउस. हार्बर, हार्बर क्या होता है, जहाँ पे कोस्टल एरिया में जहाँ पर शिप्स आके रहती हैं, मतलब रुकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्बर. तो हार्बर क्या बोलेंगे, अ प्लेस ऑन द कोस्ट where ships find shelter. क्लियर. और कैनल तो हमने देख लिया, अ शेल्टर फॉर डॉग्स. क्वेश्चन नंबर, अरे 14 रह गया बीच में, चलिए कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में उसको मैं ले लूँगी. क्वेश्चन नंबर 15. सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ठीक है, अब आपको ये वर्ड्स बता दी, इनमें से आपको सबकी स्पेलिंग चेक करनी है. तो हम देख रहे, द प्रोफेसर रिसर्च इन आर्कियोलॉजी अनकवर एंशंट आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइडिंग इनवैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू अर्ली सिविलाइजेशन. तो आपको हर एक की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, राइट. अगर स्पेलिंग पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो मुश्किल है. देखो आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स की स्पेलिंग ARTEFACTS बिल्कुल करेक्ट है. और इसका क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस. आर्टिफैक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग आपको साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि कहीं यूज़ आए तो आप कंफ्यूज ना है. ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमंस टिपिकली ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल इंटरेस्ट, राइट. प्रोफेसर आपको पता है हाईएस्ट एकेडमिक रैंक इन यूनिवर्सिटी, उसकी स्पेलिंग क्या आती है, PROFESSOR, बिल्कुल सही है. आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में आई कहीं नहीं आता. आर्कियोलॉजी क्या होता है, ARCHAEOLOGY. और आर्कियोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन, है ना. स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू excavations, राइट. इनसाइट, इनसाइट का क्या मतलब होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग. और इनसाइट तो वर्ड ऊपर भी आया था, है ना. इनसाइट बिल्कुल सही स्पेलिंग है, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर. आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी.
देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन. डैश ऑफ बीइंग हर्ट शी डिडंट एक्सप्रेस हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स डैश रिमेन क्वाइट. हर्ट होने के बावजूद भी उसने अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं किया और वो चुप रही. तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है एंड ही आएगा, एंड रिमेन्ड क्वाइट. तो ये दोनों ऑप्शन में से एक आएगा, ये दोनों नहीं हो सकते. अब आपको पता होना चाहिए ऑफ किसके साथ होता है. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है. तो थर्ड वन इज द राइट आंसर. इंस्पाइट ऑफ बीइंग हर्ट, और अगर ये ऑफ नहीं होता तो आता डिस्पाइट बीइंग हर्ट. ठीक है, ऑफ नहीं होता तो क्या आ जाता डिस्पाइट, लेकिन अगर ऑफ है तो क्या आएगा इंस्पाइट ऑफ. तो इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता ही आता है. आई होप ये 15 क्वेश्चन आपको सुनने में देखने में मज़ा आया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं. आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.